सुप्रभात बच्चों। तो कल हमने किए थे अपने अध्याय हिमालय की बेटिया से अभ्यास के और अनुमान कल्पना के प्रश्नोत्तर। ठीक है, आशा है कि आप सभी को कल किए गए सभी प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ आ गए होंगे। फिर भी आप में से किसी छात्र छात्रा को इनमें से किसी प्रश्न को समझने में कोई भी समस्या है तो मुझे अपने व्यक्तिगत नंबर पर व्हाट्सएप पर या कॉल करके फ़ोन करके ज़रूर अवगत कराएं। ठीक है, तो आज अपना आगे का कार्य प्रारंभ करते हैं। तो कल हमने किए थे अभ्यास के दीर्घात्मक प्रश्नोत्तर, जिसको हम इंग्लिश में ऐसे टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, दीर्घात्मक प्रश्नोत्तर। अभी हम करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। ठीक है ना, अर्थात बिल्कुल छोटे उत्तर वाले प्रश्न जिनका करने पर आपको 1 अंक मिलता है। तो पहला प्रश्न है, बिल्कुल आसान है। नदियों की धाराओं में डुबकियां लगाना लेखक को कैसा लगता था? तो ये अभी हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि हमने पाठ पढ़ा है, तो हमें बताना है कि लेखक जब नदियों में नहाता था, डुबकियां लगाता था, तो लेखक को कैसा लगता था। तो ये हमने पढ़ा था, बिल्कुल कैसा लगता था। नदियों की धाराओं में डुबकियां लगाने पर उसे अर्थात नागार्जुन जी को, लेखक को माँ, दादी, मौसी या मामी की गोद जैसा प्रतीत होता था, उनका प्यार उसे मिलता था। बिल्कुल ही आसान प्रश्न था ये। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपको कि जब लेखक नहाता था ना, तो उसे ऐसा प्रतीत होता था कि वह माँ, दादी या मामी या मौसी की गोदी में लेटा हुआ है और उसे प्यार मिल रहा है। अभी अपना प्रश्न संख्या ख, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के उद्गम के बारे में लेखक का क्या विचार है। अब ये फिर से संस्कृत भाषा का अर्थात तत्सम शब्द आ गया। तय, आधा तय, से और मैं, तत्सम अर्थात संस्कृत का शब्द जो हिंदी में है। उद्गम का अर्थात समझ गए ना, जहाँ से कोई चीज़ निकलती है, जैसे गंगोत्री जहाँ से गंगा निकलती है, गोमुख जहाँ से गंगा निकलती है, वो उसका उद्गम स्थल है। ठीक है ना, तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम के बारे में लेखक ने क्या कहा है। लेखक को सिंधु और ब्रह्मपुत्र के उद्गम के बारे में विचार है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र के उद्गम के कोई विशेष स्थान नहीं थे। हिमालय के हृदय से निकली करुणा की बूंदों से निर्मित ऐसी 2 धाराएं हैं जो बूंद बूंद के एकत्रित होने पर महानदी के रूप में परिवर्तित हुई है। तो लेखक हमें बताना चाह रहा है कि लेखक के अनुसार इन नदियों का कोई विशेष उद्गम स्थान नहीं है। हिमालय पर जो ग्लेशियर था, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हिमनद। नद मैंने नदी, हिम मैंने बर्फ। तो बर्फ की, कठोर बर्फ की, नीली बर्फ की नदी, उसे क्या बोलते हैं, हिमनद। उस नदी के हिमनद के पिघलने से हिमालय का हृदय क्या आ गया। हिमालय का हृदय है पहाड़ों में जमी हुई ग्लेशियर वाली बर्फ। उसके पिघलने से इन दोनों धाराओं का अर्थात सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का जन्म हुआ है। वैसे दोनों के दोनों नदियाँ ही अपने तिब्बत से निकलती हैं। कश्मीर के भाग वाले, कश्मीर के थोड़ा सा ऊपर जाओगे ना तो तिब्बत आ जाता है, जिसके ऊपर आजकल चाइना का कब्जा है। इसीलिए ये आपको कुछ दिन पहले युद्ध का भी जिक्र आपने टीवी या रेडियो में सुना होगा। ठीक है ना, या देखा होगा। अभी अपना आगे प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या ग, हिमालय अपना सिर क्यों धुनता है। तो सबसे पहली बात तो बच्चों आपको ये मुहावरा आना चाहिए, सिर धुनना। सिर धुनना का अर्थ क्या हो जाएगा, समस्या में आ जाना, परेशान होना। कैसे परेशान होना कि लॉकडाउन के चलते पर सब घर वाले आप बच्चों से परेशान हो गए ना, सब माता पिता सिर धुन रहे हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो हिमालय की स्थिति वृद्ध पिता के समान है, जो अपने नटखट बेटियों को घर छोड़कर जाता हुआ देखता है और उसे कुछ भी नहीं बोल पाता, इसलिए वह अपना सिर धुनता है। बिल्कुल ही आसान उत्तर था क्या, कि जो बूढ़ा हिमालय है
वहाँ से जो नटखट बेटियाँ अर्थात नदियाँ जब उसे छोड़कर जाती है और वो उनकी हरकतों पर, उनके शोर शराबे पर कुछ भी नहीं बोल पाता, इसलिए वो अपना सिर पकड़ के बैठा है, सिर धुन रहा है या परेशान। आ गया ना समझ में कि उनकी बर्फ़ से पिघली ये नदियाँ उससे दूर जा रही है, इसलिए वो परेशान है। और इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आपको आना चाहिए और आपको अपने शब्दों में आना चाहिए, क्या है प्रश्न? अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या घ क ख ग घ। इस पाठ का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, अर्थात ये पाठ हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है? बिल्कुल आसान सा उत्तर है। आपने पाठ पढ़ा होगा तो आप अपने शब्दों में बना के लिख सकते हो। तो हम पढ़ लेते हैं। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है, लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम, उनका उद्गम स्थल नहीं है, उनके सदैव परिवर्तन होने वाले पल के रूप में परिचित करवाना। हिमालय को पिता, नदियों को पुत्रियां, सागर को उनका प्रेमी या पति माना गया है। लेखक ने यह बताना चाहा है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ऐसी वृहत नदियां जो हिमालय के हृदय से पिघलती बूंदों से अपना अस्तित्व पाती है, इसे महानदी भी कहते हैं। तो इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या था कि हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है, उन नदियों का नाम क्या है, वो नदियाँ हिमालय के किस भाग से और क्या क्या चीज़ पिघलने से निकलती हैं, और हमेशा उनमें क्या क्या परिवर्तन होते रहते हैं, ये बताना चाहता है पहली पंक्ति में। दूसरी पंक्ति में हिमालय को बूढ़ा, पिता, वृद्ध इन नामों से जाना गया, जबकि नदियों को पुत्रियाँ, मौसी, बहन, है ना, माँ, मामी ये कहा गया। सागर को क्या कहा गया? उनका प्रेमी या पति कहा गया। तो इस प्रकार से उन्होंने इन नदियों के बारे में बताया है, खासकर सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कि ये कैसे हिमनद के पिघलने से अपना अस्तित्व बनाती है और बाद में जाके बहुत बड़ी नदी बन जाती है। ठीक है ना। तो ये थे हमारे आज के लघु उत्तरात्मक प्रश्नोत्तर। आशा है कि आप सभी को इन प्रश्नों को समझकर पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा। इसके अलावा मैंने आपकी पुनरावृत्ति के लिए, जैसे हम आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी में रिवीजन बोल देते हैं, उसे हम अपनी मातृभाषा हिंदी भाषा में क्या बोल देते हैं? पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति में क्या होता है? दोहराई। तो आपकी दोहराई के लिए, पुनरावृत्ति के लिए, आपकी आसानी के लिए मैंने कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर भी बनाए हैं, जिनको हम देख लेते हैं। तो ये हमने जो पाठ पढ़ा, इस पाठ का नाम क्या है और उसके लेखक का नाम क्या है, तो ये आपने देखना है। तो पहला इसमें विकल्प दिया गया, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना ऑप्शन, हिंदी में क्या बोलते हैं? विकल्प। तो पहला विकल्प है दादी माँ शिव प्रसाद सिंह। क्या ये इसका उत्तर था? बिल्कुल नहीं। फूले और कंदम, नागार्जुन जी ठीक है, लेकिन पाठ का नाम यह नहीं था, ये गलत हो गया। कठपुतली भवानी प्रसाद मिश्र, तो ये ठीक है, लेकिन ये हमारे अध्याय का नाम नहीं है। तो अपने आप इनमें से कौन सा शेष रह गया? हिमालय की बेटियां, और उसके सामने क्या लिखा हुआ है? नागार्जुन। तो हमारे अध्याय का नाम क्या है? हिमालय की बेटियां यानी नदियां, और इसके लेखक हैं नागार्जुन। प्रश्न संख्या 2, लेखक ने किन्हें दूर से देखा था? बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, सोचो क्या रहेगा इसका उत्तर? सीधी सी बात है, जल्दी बताओ। हिमालय के पर्वत को, हिमालय की चोटियों को, हिमालय से निकलने वाली नदियों को, हिमालय के समतल मैदान को, बताओ किसे देखा था? लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ध्यान से या दूर से देखा था। जब वो पास से देखने का इसलिए तो हैरान हो गया था कि नदियाँ इतनी शांत होती हैं, लेकिन यहाँ पे आने के वो कैसी पतली हो जाती हैं, इसलिए तो वो हैरान था, विस्मय था। प्रश्न संख्या ग या 3, नदियों की बाल लीला कहाँ देखी जा सकती है? घाटियों में,
नंगी पहाड़ियों पर, उपयुक्ताओं में, या सभी में? अब आपको मैंने एक शब्द बताया था, उपयुक्ताओं। अपने इसका अर्थ बताना है, ठीक है ना? मुझे कमेंट में करके बताना कि इसका उत्तर क्या रहेगा, उपयुक्ताओं का अर्थ क्या रहेगा। तो इस विकल्प के, इस प्रश्न के जो जितने भी विकल्प हैं वो सभी के सभी ठीक हैं। तिनकलीला कहाँ देख सकते हैं? घाटियों में, जहाँ पे इनके पानी से बहुत बड़े बड़े हरियाली के बगीचे, बाग जंगल बन जाते हैं ना। नंगी पहाड़ियों पर, नंगी पहाड़ियों पर कैसे? जैसे धूप आती है, बर्फ़ पिघलने पर ये पानी बन के नदी बन जाती है। उपयुक्ताओं में, हिमालय के ऊपर पास की ज़मीन पे, उपयुक्त सभी। आगे प्रश्न है, इनमें से किस नदी का नाम पाठ में नहीं आया? रांची, सतलुज, गोदावरी, कोसी। तो बच्चों बिल्कुल आसान प्रश्न है, उत्तर भी आसान है, क्योंकि रांची किसी नदी का नाम नहीं, किसी शहर का नाम है, झारखंड की राजधानी का नाम है। तो उत्तर रहेगा एक। बेतवा कहाँ गया? हाँ, बेतवा नदी को किसकी प्रेयसी के रूप में चित्रित किया गया है? तो बेतवा जो नदी है ना, उस नदी को किसकी प्रेमिका, प्रेयसी, पत्नी के रूप में बताया गया है? यक्ष की, कालिदास की, मेघदूत की, या हिमालय की? किसकी थी वो प्रेयसी? मेघदूत की, यानी कि बादल की। आगे हैं, लेखक को नदियां कहाँ अटखेलियाँ करती हुई दिखाई पड़ती है? हिमालय के मैदानी इलाकों में। अटखेलियाँ समझ गए ना? हंसी मजाक करती, शरारतें करती, ठीक है ना, खेलती हुई। हिमालय के मैदानी इलाकों में, हिमालय की गोद में, सागर की गोद में, घाटियों की गोद में। तो आपने इसका उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, बोलो जल्दी से। हिमालय की गोद में, इसी ऊपर वाला जो प्रश्न है ना, प्रश्न संख्या ग, ये इसका ही उत्तर बन जाएंगे, ठीक है ना। लेखक ने नदियों और हिमालय का क्या रिश्ता बताया? साधारण सी बात है, हमारे अध्याय का नाम यही है। पिता पुत्र का, पिता पुत्रियों का, माँ बेटे का, भाई बहन का। जल्दी बताओ। पिता और पुत्रियों का, क्योंकि नदियाँ किस में आती है? स्त्रीलिंग में आती है। और पहाड़ पर्वत का किस में आते हैं? पिता में, ठीक है ना। जब भी आप कभी विश्वविद्यालय, है ना, महाविद्यालय या किसी और स्कूल में जो आप देखोगे ना, जहाँ पे हॉस्टल्स होते हैं, पीजी होते हैं, उनके नाम किस पे होते हैं? लड़कों के हॉस्टल के नाम किस पे होते हैं? पर्वतों के नाम पे, पहाड़ों के नाम पे। और लड़कियों के, नदियों के नाम पे, हिमालय हॉस्टल। तो इसलिए ये मेरे कहने का तात्पर्य है कि नदियाँ किस में आती हैं? स्त्रीलिंग में, और पहाड़ पर्वत पुल्लिंग में। तो कौन सा रिश्ता बन जाएगा? पिता और पुत्रियों का। अंतिम प्रश्न, लेखक किस नदी के किनारे बैठा था? बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, लेखक किस नदी के किनारे पर बैठा था? तो लेखक सतलुज नदी किनारे पर बैठता हुआ गाना गा रहा था। कौन सा? जय हो सतलज बहन तुम्हारी, ठीक है ना। तो आज हमने इस अध्याय के सभी प्रश्नों का उत्तर अच्छी प्रकार से कर चुके हैं या कर लिया है। आशा है कि आप सभी को यह अध्याय अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें आप देखोगे बहुत सारे प्रश्न और रहते हैं जिनको हम कल कर लेंगे, क्योंकि एक बार में ज़्यादा करने से आपको ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा, और हिंदी के अलावा आपको और 5 विषय और पढ़ने हैं। तो बाकी बचा हुआ भाषा की बात, इस पाठ के शब्दार्थ, उनको हम कल पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।